नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच फंडिंग को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने हिंदुस्तान में राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर दी है, लेकिन अब उन्होंने हिंदुस्तान पर ही अमेरिका का फायदा उठाने के आरोप लगा दिए हैं। इस बीच हिंदुस्तान के वित्त मंत्रालय ने इस फंडिंग पर रिपोर्ट जारी की है, जिसमें एक बड़ा खुलासा सामने आया है। तो ट्रंप के दावों पर हिंदुस्तान में छिड़ा बवाल, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी। पाकिस्तान में संकट में शहबाज शरीफ की कुर्सी, जेल में बंद इमरान को पाकिस्तान सेना ने दे दी बड़ी संजीवनी, विरोधी गठबंधन को मजबूत करने में जुटी पीटीआई। गजा में युद्ध विराम पर संकट, इजरायल ने रोकी फिलिस्तीनियों की रिहाई, ट्रंप के गजा प्लान के खिलाफ एकजुट हुए अरब देश। और चलते चलते में देखेंगे फिर बिगड़ी पोप की तबीयत, अस्थमा अटैक के बाद हालत गंभीर। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में हिंदुस्तान की राजनीति उलझ गई है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से हिंदुस्तान को मिलने वाले फंड पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और अब एक बार फिर इस मुद्दे पर बयान देते हुए उन्होंने हिंदुस्तान पर अमेरिका का फायदा उठाने के आरोप लगा दिए। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने हिंदुस्तान को चुनाव में मदद के लिए $18 मिलियन दिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लिए फंड मुहैया कराना गैर जरूरी था, क्योंकि देश को वित्तीय मदद की जरूरत ही नहीं थी। ट्रंप ने दावा किया कि हिंदुस्तान अमेरिका का फायदा उठाता है और वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। हम कुछ बेचने की कोशिश करते हैं तो उनके पास 200% टैरिफ होता है, फिर भी हम उन्हें चुनाव में मदद के नाम पर पैसे मुहैया करवा रहे हैं। ट्रंप का ये बयान कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस में समापन भाषण के दौरान आया। यानी ट्रंप ने हिंदुस्तान में चुनावी फंडिंग को लेकर अपनी बात दोहराई है, जबकि हिंदुस्तान ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। हिंदुस्तान के वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में इस फंडिंग पर बड़ा खुलासा सामने आया है। ट्रंप हिंदुस्तान में वोटर टर्नआउट के नाम पर 182 करोड़ रुपए देने के बयानों को लगातार दोहरा रहे हैं, जबकि इस रिपोर्ट के तहत हिंदुस्तान में यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएसएड से अभी 7 प्रोजेक्ट के लिए 840 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, लेकिन इसमें वोटर टर्नआउट के नाम पर किसी भी प्रोजेक्ट में फंड नहीं मिल रहा। दरअसल बीते दिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान को वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन दिए जा रहे हैं। हम हिंदुस्तान में मतदान के लिए $21 मिलियन दे रहे हैं। उनके इस बयान ने हिंदुस्तान की राजनीति में भूचाल ला दिया। विपक्ष का सवाल है कि इस फंड का इस्तेमाल कहां हो रहा है। कांग्रेस ने ट्रंप के बयान का हवाला देते हुए कहा कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है कि $21 मिलियन मैंने अपने दोस्त नरेंद्र मोदी को वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिए हैं। लेकिन ट्रंप के इस बयान के बाद आज चारों तरफ चुप्पी है, इसलिए हम नरेंद्र मोदी से जानना चाहते हैं कि ये $21 मिलियन कहां गए, क्योंकि ट्रंप के बयान से साबित हो गया कि उन्होंने $21 मिलियन मोदी को चुनावों को प्रभावित करने और वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिए थे। हम लगातार वोटर टर्नआउट के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या इसी पैसे से वोटर टर्नआउट बढ़ रहा है? कांग्रेस के इन सवालों के बाद वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 में ये खुलासा सामने आया है कि वोटर टर्नआउट के लिए अमेरिका से हिंदुस्तान को कोई फंड नहीं मिला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि सरकार हिंदुस्तानी चुनावों में संभावित विदेशी हस्तक्षेप के बारे में ट्रंप प्रशासन की तरफ से दिए गए बयानों की जांच कर रही है। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में भी ये बताया गया कि 2008 के बाद से हिंदुस्तान को यूएसएड से चुनाव संबंधी किसी भी मदद का रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान पर अड़े हुए हैं कि हिंदुस्तान के चुनाव में अमेरिका से फंडिंग की गई। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार ट्रंप हिंदुस्तान के खिलाफ क्यों ये सख्त रवैया अपनाए हुए हैं, क्यों इस तरह के बयान लगातार दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की सियासत इस वक्त जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के आसपास सिमटती दिखाई दे रही है। इमरान लगातार शहबाज शरीफ की सरकार की परेशानी बढ़ा रहे हैं। पिछले साल फरवरी में हुए आम चुनावों को वो फर्जी चुनाव करार दे रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान की सेना के साथ भी अब खान के संबंध सुधरते दिखाई दे रहे हैं, जिसने शहबाज सरकार की नींद उड़ा दी है। शरीफ की चिंता इमरान खान की पार्टी पीटीआई के गठबंधन के मजबूत होने से भी बढ़ती दिख रही है। जमीयत उलेमाए इस्लाम जेयूआईएफ प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान के विपक्षी गठबंधन में शामिल होने की खबरें भी आ रही हैं। अगर जेयूआईएफ विपक्ष के पाले में आता है तो शहबाज शरीफ की सरकार मुश्किल में फंस जाएगी। पीटीआई ने मौलाना फजलुर रहमान को विपक्षी गठबंधन में शामिल करने के लिए बातचीत तेज कर दी है। हाल ही में विपक्ष के नेता उमर अयूब खान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने फजलुर रहमान से मुलाकात की थी।
इसके बाद से ही अटकलें तेज हो गई हैं कि JUIF भी विपक्षी गठबंधन में शामिल हो सकती है। अगर मौलाना फजलुर रहमान विपक्षी गठबंधन में शामिल होते हैं तो शहबाज शरीफ सरकार की स्थिति और कमजोर हो सकती है। सरकार के खिलाफ बढ़ती नाराजगी और विपक्ष की एकजुटता से शरीफ की कुर्सी संकट में आती दिख रही है। PTI और तहरीके तहफ्फुज़-ए-आइन पाकिस्तान TTAP के बीच पहले से ही गठबंधन है और अब TTAP के प्रवक्ता अखुंजादा हुसैन यूसुफजई ने इन खबरों पर मुहर लगा दी है, जिसमें JUIF के उनके साथ आने की चर्चा चल रही है। यूसुफजई ने कहा कि मौलाना ने हमारे साथ आने की कोई शर्त नहीं रखी है, बल्कि सरकार के खिलाफ इस लड़ाई में विपक्ष का साथ देने के लिए वो तैयार है। इस बीच JUIF के प्रवक्ता असलम गौरी ने कहा कि कुछ ताकतें नहीं चाहती कि फजलुर रहमान विपक्ष के साथ आए। उन्होंने कहा कि मौलाना किसी पद के लिए नहीं, बल्कि सरकार के खिलाफ मजबूत मोर्चा बनाने के लिए काम कर रहे हैं। गठबंधन में शामिल होने के लिए कई विपक्षी दलों से बातचीत हो रही है। इसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी, वकीलों और पत्रकारों से भी संपर्क किया जा रहा है ताकि सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। साफ है कि JUIF कभी भी विपक्षी गठबंधन में शामिल हो सकती है और अब तो यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि इन सब के बीच पाकिस्तान की सेना का हाथ मारा जा रहा है। अगर पाकिस्तान की फौज और इमरान खान के बीच कोई डील हो गई है तो जल्दी ही इमरान जेल से भी बाहर आ सकते हैं और इसके बाद शहबाज शरीफ की सरकार गहरे संकट में चली जाएगी। और अब अगली खबर में बात होगी मिडिल ईस्ट की। तो गजा में एक बार फिर युद्ध विराम पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। इजरायल ने फिलिस्तीनियों की रिहाई पर रोक लगाने की घोषणा कर दी है। इजरायल ने 620 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है। इन कैदियों को युद्ध विराम समझौते के तहत 22 फरवरी को ही रिहा किया जाना था, लेकिन इजरायल ने इसे रोक दिया। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि रिहाई रोकने का ये फैसला हमास के बार-बार युद्ध विराम उल्लंघन के चलते लिया गया है। दरअसल इजरायली बंधकों की रिहाई के दौरान की जाने वाली हमास की परेड पर इजरायल भड़क गया है। उसने कहा कि हमास की तरफ से बार-बार किए जा रहे उल्लंघनों के मद्देनजर, जिसमें हमारे बंधकों का अपमान करने वाले समारोह और दुष्प्रचार के लिए हमारे बंधकों का निंदनीय इस्तेमाल शामिल है, इसके तहत ये फैसला लिया गया है कि कल होने वाली आतंकवादियों की रिहाई को तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाए जब तक कि बंधकों की अगली रिहाई की अपमानजनक समारोह आयोजित किए बिना गारंटी नहीं हो जाती। जिस तरह से बार-बार बंधकों की रिहाई पर रोक लगाई जा रही है, दोनों पक्ष एक दूसरे पर युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। उसे देखते हुए सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इन हालात में ये समझौता कायम रहेगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गजा प्लान को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। अरब देशों ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। रियाद में 28 फरवरी को खाड़ी अरब देशों, मिस्र और जॉर्डन के नेताओं की बैठक होगी। ट्रंप के प्लान के खिलाफ रणनीति पर चर्चा होगी। अरब देश अमेरिका के मंसूबों को नाकाम करने के लिए एक कूटनीतिक कदम पर सहमत होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ट्रंप गजा पर अमेरिकी कब्जा चाहते हैं। उन्होंने गजा को पूरी तरह से खाली कर उसे दोबारा बसाने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन गजा के निवासियों को ये मंजूर नहीं है। फिलिस्तीनी और क्षेत्र के अन्य लोग चिंतित हैं कि ट्रंप का ये प्रस्ताव इस क्षेत्र को अस्थिर कर देगा, जो 1948 के युद्ध में नकबा या तबाही को दोहराएगा, जो इजरायल के जन्म के समय हुआ था। और फिलिस्तीनियों के समर्थन में तमाम देश नजर आ रहे हैं। ऐसे में सऊदी अरब की इस बैठक में गजा को लेकर फैसला होगा, लेकिन उनके सामने भी कई चुनौतियां दिख रही हैं। कई सवाल हैं, जैसे कि गजा के पुनर्निर्माण का खर्च कौन उठाएगा या गजा पट्टी को कैसे शासित किया जाएगा। अब ऐसे में आने वाले वक्त में गजा की तस्वीर क्या होगी, इस पर सवाल बने हुए हैं। और अब चलते चलते में देखेंगे फिर बिगड़ी पोप की तबीयत। तो पिछले कुछ वक्त से पोप फ्रांसिस की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। वो पिछले एक हफ्ते से फेफड़ों में गंभीर बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती है। वेटिकन ने एक बयान जारी कर बताया कि पोप फ्रांसिस लंबे वक्त से अस्थमा से पीड़ित है। इस वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन लेने की जरूरत पड़ी। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें एनीमिया से जुड़ी समस्या भी है, जिसके चलते उन्हें खून चढ़ाया गया। वो अब भी खतरे से बाहर नहीं है। उनकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक पोप फ्रांसिस को 14 फरवरी को रोम के जेमेली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुरुआती जांच में पता चला कि उनके ब्रोंकाइटिस में सूजन के लक्षण बढ़ गए हैं, जिसके बाद डॉक्टरों ने उनकी बारीकी से जांच की और जांच में पता चला कि उनके दोनों फेफड़ों में निमोनिया है, जिसकी वजह से उन्हें सांस से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी कुछ वक्त पहले ही उन्होंने ऐलान किया था कि वो रोम के सेंट मैरी मेजर में दफन होना चाहते हैं। और इस बयान के बाद लोगों के मन में सवाल है कि उनके पूर्ववर्ती पोप कहां दफनाए गए। ज्यादातर पोप सेंट पीटर बेसिलिका में दफन होते आए हैं, लेकिन कुछ ने अन्य जगहों को भी चुना है। बता दें कि सेंट पीटर बेसिलिका पोपों के दफनाने का प्रमुख स्थान है।
माना जाता है कि 265 में से 140 से ज्यादा पोप यही दफन है। ये परंपरा इसलिए है क्योंकि ये चर्च सेंट पीटर की कब्र पर बना हुआ है, जो पहले पोप माने जाते हैं। हालांकि कुछ पोपों ने अन्य चर्चों में दफन होने का फैसला लिया। पोप फ्रांसिस ने सेंट मैरी मेजर में दफन होने की इच्छा जताई क्योंकि उनका इस चर्च से गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। सेंट मैरी मेजर चर्च 5वीं सदी में बनाया गया था और ये मारिया यानी ईसा मसीह की माता को समर्पित है। पोप फ्रांसिस 2013 से अब तक 100 से ज्यादा बार इस चर्च में जा चुके हैं और अगर वो यहीं दफन होते हैं तो वो 350 सालों में पहले पोप होंगे, क्योंकि इससे पहले 1969 में पोप क्लेमेंट 9 यहाँ दफन हुए थे। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीवी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।